Welcome friends, welcome to Education Channel. Today is December 15th and we will cover today's current affairs and important news analysis. So what's the main news? We will start with the farmer protest. Farmer protest में the new news is that जो protesters थे उनमें जो अलग अलग ग्रुप थे तो there are certain groups now who are ready to talk to government. कुछ जो ग्रुप्स थे वो गवर्नमेंट के साथ में बात करने के लिए रेडी हो चुके हैं. वी ऑल नो व्हाट इज़ द पोजीशन. गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अभी तक की जो अमेंडमेंट्स हैं दे आर रेडी फॉर दैट, बट जो फार्मर्स है दे आर एडमेंट कि ये लॉ जो एक्ट्स हैं तीनों उनको रिपील किया जाए, मतलब ख़त्म किया जाए, उससे नीचे और कुछ नहीं हो सकता है. बट कुछ जो फैक्शंस हैं दे आर सर्टन ग्रुप्स, सो सर्टन ग्रुप्स आर रेडी टू टॉक विद द गवर्नमेंट. सो वी हैव टू सी क्या होता है इसमें. क्योंकि जो बाकी किसान हैं वो बिल्कुल भी एग्री नहीं है किसी भी तरीके से किसी भी अमेंडमेंट के लिए. सो दैट्स वन इशू विच इज़ गोइंग ऑन. एंड रिगार्डिंग द फार्मर्स लॉ, अगर कोई नया जुड़ा हुआ है तो इस एक्ट के बारे में हमने काफ़ी बात किया हुआ है और इसका एक सेपरेट वीडियो भी ऑन एमएसपी एंड फार्मर्स लॉ, इट्स ऑलरेडी ऑन द चैनल. अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, बैकग्राउंड यू विल अंडरस्टैंड. नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर. डिफेंस सेक्टर से है और यहाँ पे वी ऑल नो बिटवीन इंडिया एंड चाइना देर इज़ अ टसल, देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन, और उसके ऊपर भी हमने चैनल पे काफ़ी बात किया है. एंड मैंने अभी बताया भी था कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जो लास्ट वीक में इंडिया ने स्टेटमेंट दिया था एंड चाइना ने भी क्रॉस स्टेटमेंट दिया था. इंडिया पोजीशन इज़ दैट चाइना इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टसल एंड चाइनाज पोजीशन इज़ दैट इट्स इंडियाज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो दैट्स द अपडेट फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर. मतलब डिफेंस सेक्टर में ये है कि वो कर रहे हैं. दिस न्यूज़ इज़ फ्रॉम द नर्सिंग सेक्टर कि एम्स के जो नर्सेस हैं दे आर ऑन द इंडेफिनिट स्ट्राइक और डिमांड ये है कि पे इम्प्रूवमेंट में, पे कमीशन के हिसाब से. सो हमने कल बात किया होगा, इफ़ यू रिमेंबर इन एडिटोरियल वी हैड टॉक्ड अबाउट द नर्सेस और उनकी जो नर्सिंग एक्ट है एंड जो चेंजेस लाने हैं उसके लिए एक बिल भी आया हुआ है ऑन नर्सेस एंड मिडवाइफ्स. एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल. एक्ट बनेगा वो जब पार्लियामेंट से पास हो जाएगा. सो दैट्स अ कंसर्न. सो अभी इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे नर्सेस का स्ट्राइक पे होना इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न. एंड जो एज अ कंट्री जो भी गवर्नमेंट है दे शुड रियलाइज देयर इम्पोर्टेंस एंड जो भी उनकी डिमांड्स हैं दे शुड लुक इनटू दैट. यहाँ पे एक न्यूज़ है, इट्स फ्रॉम द एनर्जी सेक्टर एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. क्या न्यूज़ है? ये है गुजरात से, जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पार्क वहाँ बनाने की चल रही है. एंड सो येस्टरडे वी हैड डिस्कस दिस, हमने इस पे बात भी किया था क्लाइमेट चेंज वाले इशू में. तो क्लाइमेट चेंज में बात किया था हमने, व्हाट वी हैड टॉक्ड दैट इंडिया नीड्स टू मूव टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. इस तरीके के नॉन रिन्यूएबल जो कोल वगैरह है वहाँ से हट के टू मीट द क्लाइमेट चेंज गोल्स. जो पेरिस एग्रीमेंट है 2015 का जिसका इंडिया साइनेटरी है, उसके अगर गोल्स को मीट करना है देन इंडिया नीड्स टू डेवलप द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एंड उसी में जो पीएम है हमारे वो कल यानी कि ट्यूसडे को, इनफैक्ट टुडे जो है उन्होंने ही वाज सपोज टू ले डाउन द फाउंडेशन स्टोन. किस चीज़ का, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? एक रिन्यूएबल एनर्जी पार्क. कहाँ पे? गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का फाउंडेशन ले डाउन करना है. और प्लानिंग क्या है कि इस रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से 30,000 मेगावाट पावर होगा और जिसमें कि सोलर पैनल, सोलर एनर्जी और थ्रू विंड एनर्जी दोनों का इस्तेमाल करके, सोलर एनर्जी का और विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके एक पूरा एनर्जी पार्क बनने जा रहा है. ओके, नाउ हियर द क्वेश्चन इज, अलग अलग ग्रुप्स है इसमें, अदानी ग्रुप और सुजलॉन ये दोनों के इन्वॉल्व होंगे पावर जनरेशन में. नाउ माय क्वेश्चन इज कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है इसमें सोलर एनर्जी इज़ देयर, विंड एनर्जी इज़ देयर. क्वेश्चन इज कि इंडिया की क्या कैपेसिटी है एज ऑफ नाउ, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एनर्जी कंजम्पशन, जो पावर कंजम्पशन है कंट्री का, पावर की एनर्जी की जो ज़रूरत है उसका कितना परसेंट नॉन रिन्यूएबल से आता है और कितना परसेंट रिन्यूएबल सोर्सेज से आता है. एंड क्या क्या ड्रॉबैक्स है, बेनिफिट्स क्या है. वी ऑल नो रिन्यूएबल सोर्सेज में क्या बेनिफिट्स है, बट ड्रॉबैक भी है. ड्रॉबैक में ये है कि फॉर एग्जांपल उसमें जो पावर जनरेशन है, जो स्पीड है, पावर है,
या चार्जिंग है, उसकी इश्यूज बहुत सारे हैं। विंड मिल है तो विंड कितना आएगा, कितनी स्पीड की विंड की आवश्यकता है, तो दे आर अदर इश्यूज ऑल्सो। सो आप व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट इनटू द कमेंट्स कि ये क्या परसेंटेज है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो आप उसको डिफ्रेंशिएट करिए कि क्या पोजीशन है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑल्सो, क्लाइमेट चेंज के भी कॉन्टेक्स्ट में, एंड इन जनरल ऑल्सो फॉसिल फ्यूल्स जो एग्जॉस्ट होते हैं उसके उसमें। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पोजीशन, डेफिनेशन में नहीं, नॉट इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन यू हैव टू गिव द डिफरेंसेस। आपको देना है कि इंडिया के हिसाब से क्या पोजीशन है दोनों में, और बेनिफिट्स एंड देन प्रॉस एंड कॉन्स यू डिस्कस। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई हैव आस्क्ड यू, क्योंकि उससे आपका पूरा कवर हो जाएगा, पोजीशन भी कवर हो जाएगा, पावर सेक्टर भी कवर हो जाएगा, क्या क्या चैलेंजेस हैं। एंड इंडिया में वैसे भी शॉर्टफॉल रहता है पावर का, सो देयर इज़ अ शॉर्टफॉल ऑफ द पावर एंड for climate and Paris, for meeting the Paris thing, we need it. Now we'll move to the editorial section, the opinion section now. और इसमें हम बात करेंगे, okay, the first opinion is regarding the climate change goals. तो we all know जो virtual अभी climate ambition summit हुआ था, जिसमें जो क्लाइमेट पेरिस एग्रीमेंट है उस पर बात की गई, और उसको मैंने कई बार डिस्कस भी कर चुका हूँ। तो जस्ट इसको हम लोग समराइज़ करेंगे। इंडिया ने 3 अपने जो गोल्स हैं वो रखे हुए हैं 2015 एग्रीमेंट के हिसाब से। उसमें एक ये था कि जो अपना जीडीपी का परसेंटेज है उसका 33% से 35% तक लेके जाना है 2030 तक, एज़ कम्पेयर टू 2005 लेवल्स। और दूसरा ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी एंड हाइजेस्ट जो फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज़ करना है। और उसमें मैंने बताया भी था कि एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया इज़ ऑन द राइट ट्रैक ऑफ अचीविंग दिस 3 गोल्स, जो इंडिया ने 3 गोल्स अपने वॉलंटरीली जो सेटअप किया था। और उसमें एक जो गोल है वो है फॉरेस्ट कवर बढ़ाने का। तो फॉरेस्ट कवर बढ़ाने में इंडिया ने ये कहा है कि काफ़ी पेड़ लगे हैं पिछले 5-6 सालों में, एंड वो इतने एफॉरेस्टेशन इतना हुआ है कि जो पेड़ लगे हैं दे कैन केटर फॉर अराउंड 2.5 बिलियन टू 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बट इसमें एक कैच है, क्वेश्चन ये है कि फॉरेस्ट कवर लगाने के लिए तो स्कीम चलाई जाती है कि फॉरेस्ट बढ़ाया जा रहा है, पेड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन राइटर का ये कहना है कि क्या ज़मीन पे वाकई पेड़ लग रहे हैं उतने, या सिर्फ पैसा स्पेंड हो रहा है। क्योंकि पेड़ लगाने के लिए ज़मीन की भी आवश्यकता है। तो हर साल जो वृक्षारोपण जो ये है प्रोग्राम है वो हर साल किया जाता है। तो इसमें जो नंबर्स हैं वो डाउटफुल हैं। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच दे आर सेइंग। सेकंड थिंग्स जो है वो है कि 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी वो टारगेट रखा गया है, और वो अभी कितना है 36 गीगावाट नाउ है। तो उसको बढ़ाने के लिए सोलर इंस्टॉलेशन बहुत सारे करने पड़ेंगे, और सोलर इंस्टॉलेशन करने के लिए वी नीड दैट मच ऑफ कैपेसिटी। तो क्या कैपेसिटी इंडिया की इतनी है इंडिया के पास में? सो दीज आर द सर्टन थिंग्स विच इंडिया नीड्स टू थिंक, जो कंट्री को सोचना पड़ेगा कि जो वाकई जो फॉरेस्ट कवर है वो क्या वो हो रहा है, एंड देन जो चैलेंजेस है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए वो कैसे मीट करेंगे। सो दीज आर द क्वेश्चंस विच इंडिया नीड्स टू टेक। ओके, नाउ नेक्स्ट विल मूव टू अनदर वन। दिस इज़ रिगार्डिंग, ये भी पुराना इशू है, अगर कल का आपने पढ़ा था तो दिस इज़ रिगार्डिंग द फेसबुक और जो कंपटीशन लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग। सो कल मैंने आपको बताया था कि फेसबुक के ख़िलाफ़ में अमेरिका में जो लॉ सूट्स है दैट हैज़ बिन फाइल्ड, वो क्यों फाइल किए गए हैं? ये कंपटीशन के लिए। उसमें ये कहा गया कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम को भी ख़रीद लिया, व्हाट्सएप को ख़रीद लिया, तो फेसबुक के पास इतना पैसा है कि जो भी उसका कंपटीटर आता है उसको ख़रीद लेते हैं। इससे नए इनोवेशन और जो कंपटीटर है उनको स्पेस नहीं मिल रहा है। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। और उसी तरीके से यूरोप में भी फेसबुक गूगल के ख़िलाफ़ में केसेस हुए हैं। तो गूगल के ख़िलाफ़ ये केसेस हैं कि गूगल जो है सर्च में अपनी जो क्लाइंट्स हैं
उनके सर्च एलिमेंट्स दिखाते हैं, और दूसरा ये है कि जो भी उन्होंने डील कर लिया, फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड है वो गूगल का है, तो जितने भी आप स्मार्टफोन खरीदते हैं उसमें एंड्रॉयड ओएस रहता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें सर्च इंजन के रूप में गूगल आएगा, और बाकी कोई सर्च इंजन है उसको मौका नहीं मिल पाता है उसको फ्री फेयर कंपटीशन नहीं कर पाते हैं वो। सो दिस इज़ द अनदर प्रॉब्लम गूगल के साथ में और फेसबुक के साथ में, उनकी मोनोपोली है, एंड बिकॉज ऑफ देयर मोनोपोली दे डोंट अलाउ अनदर प्लेयर्स। सो ये है। वैसे ही इसमें बात की गई है अमेज़ॉन की, कि ई कॉमर्स में अमेज़ॉन ने पूरा एरिया कैप्चर कर लिया है, और बिकॉज ऑफ दैट जो छोटे हैं वो नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ द अनदर प्रॉब्लम। और उसी तरीके से एप्पल के बारे में कहा है कि जो एप्पल आईफोन है, तो एप्पल भी जो है अगर आप एप्पल के स्टोर में कोई चीज़ बेच रहे हैं, ऐप वगैरह बना के डाल रहे हैं, तो वो कमीशंस लेते हैं। सो वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उनको एक तरीके से बिकॉज ऑफ द मोनोपोली ऑफ द एप्पल, तो उनको भी नुकसान हो रहा है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है, बिकॉज उनको कमीशन फीस देनी पड़ती है ऑन टॉप ऑफ जो सॉफ्टवेयर बनाने में जो पैसा लगता है। एंड देन इसी तरीके से इंडिया में भी ये कह रहे हैं राइटर कि इंडिया में भी जिस तरीके से व्हाट्सएप है फॉर एग्जांपल, तो व्हाट्सएप के इंडिया में 40 करोड़ यूज़र्स हैं टोटल, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में 2 बिलियन यानी कि 200 करोड़ है, उसमें से 40 करोड़ व्हाट्सएप में है। तो उसके लिए व्हाट्सएप की मोनोपोली वो भी देखना ज़रूरी है। एंड देन फेसबुक सोशल मीडिया के टर्म्स में, सोशल मीडिया जो फेसबुक जो है वो 27 करोड़ लोगों के अकाउंट्स हैं फेसबुक पे इंडिया में सिर्फ, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा मार्केट है फेसबुक के लिए। इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट। अब हुआ ये है कि फेसबुक एंड गूगल ने मिलकर रिलायंस जियो के साथ में कोलैबोरेशन कर लिया है, और उसके बाद वो पूरा एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं कि जिसमें आपको कॉलिंग, फ़ोन कॉलिंग भी मिलेगा, इंटरनेट भी मिलेगा, फिर आपको अमेज़ॉन है तो डिलीवरी सिस्टम भी हो जाएगा, ऑनलाइन शॉपिंग भी मिलेगा, एंड गूगल है तो गूगल पे के थ्रू जीपे भी, पेमेंट गेटवे भी मिलेगा, और सर्च इंजन भी मिलेगा। तो सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म में आपको मिलेगा। तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि अमेज़ॉन के जो कंपटीटर है इंडिया में, फ्लिपकार्ट है और मंत्रा है, विंत्रा वगैरह है, तो इनको कंपटीशन से बाहर कर देंगे ये। एंड देन रिलायंस है, रिलायंस टेलीकॉम में है, तो एयरटेल, वोडाफोन इनको बाहर कर देंगे। एंड गूगल अपना जीपे वगैरह यूज़ करके पेटीएम और बाकी जो पेमेंट सिस्टम है उनको बाहर कर देंगे। सो जो राइटर है बेसिकली उनका ये कहना है कि ऐसा सिस्टम ना बने कि सिर्फ कुछ कंपनीज मोनोपोली कर ले और सारा प्रॉफिट और सारा पैसा उनको मिले, और बाकी जो कंपनीज हैं जस्ट बिकॉज दे आर नॉट सो बिग तो उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिले। तो अब ये शायद होने जा रहा है यूएस में, हमें देखना, वी विल सी इन द कमिंग डेज कि क्या फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अलग अलग कंपनीज हो जाएंगे या क्या होगा, दैट विल हैव टू सी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि इफ़ वी नीड इनोवेशन, अगर हमें इनोवेशन करना है तो हमको रिस्पेक्ट करना होगा जो नई कंपनीज़ हैं, नए जो इनोवेटर्स हैं, नए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं। अदरवाइज़ हर छोटी कंपनी को फेसबुक या गूगल खरीद लेगा तो कभी नया फेसबुक, कभी नया एप्पल या नया गूगल कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा। एंड फॉर वी ऑल नो, फॉर ह्यूमैनिटी वी ऑल नीड दिस काइंड ऑफ कंपनीज जो कि ये डेवलप करे। जैसे हमने अभी वैक्सीन्स के टाइम पे देखा है, वैक्सीन के टाइम्स पे इतने सारे जो कंपटीटर्स हैं उन्होंने कम्पीट किया, जब 15-20 कंपनीज ने कम्पीट किया, तो अब जाके हमारे पास 7-8 कंपनीज हैं जो अलग अलग वैक्सीन्स लेके आई है। तो ये कैसे हुआ? बिकॉज कंपटीशन था और फेयर कंपटीशन था, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था कि कैसे ये वैक्सीन बनेगी। तो एवरीवन स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच एंड दैट्स व्हाई वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, बिकॉज सबने अपना दिमाग लगाया, रिसर्च किया, इनोवेशन किया। तो सेम वे सोशल मीडिया पे हो सकता है कि फेसबुक से भी कोई बेहतर चीज़ हो, ट्विटर से भी कोई बेहतर चीज़ हो, लेकिन वो तभी होगा जब छोटी कंपनीज ग्रो कर करके बड़ी होंगी, उनके नए आइडियाज इम्प्लीमेंट होंगे। अगर छोटी सी कंपनी जैसे ही वो ग्रो कर रही है और उसको फेसबुक खरीद ले, तब वो बड़ा होकर कभी आइडियाज़ वो दे ही नहीं पाएंगे। सो दैट्स वाई इसीलिए यूएस जो है ये यूएस में ये सब जो केसेस में वो हुए हैं, बिकॉज यूएस अमेरिका में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके शुरू से ही बढ़ावा रहा है। दैट्स वाई मैक्सिमम कंपनीज या मैक्सिमम पेटेंट्स पास्ट में या साइंटिफिक जो टेम्पर है अमेरिका में हम देखते हैं, क्योंकि अमेरिका में इस चीज़ को बहुत ध्यान देते हैं कि किसी की मोनोपोली न रहे और इनोवेशन एंड R&D ज़रूर हो। तो हम वी विल सी सर्टन गुड थिंग्स कमिंग अप। इस हो सकता है इस केसेस से कुछ नई चीज़ें आए।
ये जो ओपिनियन है इट्स अगेन रिगार्डिंग फार्मिंग, और फार्मिंग में थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया है। इसको लेके गए हैं ये लोग पूरे साउथ एशिया में, और साउथ एशिया में बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से भारत में फार्मर्स प्रोटेस्ट वगैरह है, उसी तरीके से पाकिस्तान और श्रीलंका में भी प्रॉब्लम्स हैं एंड ऑलमोस्ट सेम इश्यूज़ हैं। और इश्यूज़ ये है कि जो फार्मर्स हैं उनकी जितनी लागत है उतना पैसा नहीं मिलता है, मैंने कल भी समझाया था आपको। और पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी जो इस तरीके के प्रोटेस्ट होते रहे हैं, और वो उसका जो सॉल्यूशन है, इनफैक्ट इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश सेम तरीके से उसको हैंडल करते हैं बाय प्राइवेटाइजिंग द थिंग्स। उसको प्राइवेटाइज करके उसको हैंडल करना चाहते हैं। बट राइटर इज सेइंग दैट प्राइवेटाइजेशन इज़ नॉट एन ऑप्शन। सिर्फ प्राइवेटाइज कर देने से या मार्केट को खोल देने से या एग्रीकल्चर्स जो है उसमें प्राइवेट सेक्टर को लाने से, सो दैट मे नॉट बी सोल्यूशन। तो राइटर इज सेइंग दैट, एंड इसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं है, हमने काफ़ी इसमें बात ऑलरेडी कर रखा है। दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में कुछ दिन पहले मैंने बताया ही था, बस समराइज़ करूँगा कि न्यूट्रिशन जो है, वी हैड टॉक्ड अबाउट टू टर्म्स, वेस्टिंग एंड स्टंटिंग। दो चीज़ों की मैंने बात की थी कि पतला रह जाना बच्चे का, और जितने उम्र है उसके हिसाब से हाइट ना होना, एज के हिसाब से छोटा रह जाना। तो ये दो कॉमन फिनोमेना है जो प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रोटीन वगैरह ना मिलने से ये प्रॉब्लम हो जाती है। उसके अलावा अनदर भी प्रॉब्लम्स हैं, न्यूट्रिशंस प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर नहीं है तो रिकेट्स वगैरह है, एंड देयर आर सो मेनी बीमारियाँ जो हो सकती है बच्चों को। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल्स है, किस तरीके से न्यूट्रिशन इज़ इंपॉर्टेंट। एंड मैंने बात बताया था एक अभियान का, पोषण अभियान का। तो नाउ आई विल आस्क द क्वेश्चन, ये मैंने आपको बताया था। दो चीज़ है, व्हाट इज़ वेस्टिंग एंड व्हाट इज़ स्टंटिंग, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें है भी तो ओके, इसको बस आप देख लीजिए। स्टंटिंग, लो हाइट फॉर द एज, उम्र के हिसाब से। नाउ माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द पोषण अभियान। ये पिछले जो टॉपिक जब हमने बात किया था तब बताया भी था मैंने, तो आई एम श्योर आपको पता होगा। नाउ व्हाट इज़ गुड रिगार्डिंग द पोषण अभियान, 2017-18 के आसपास शुरू हुआ था। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पोषण अभियान, और इसमें अभी कमियां क्या है, दैट यू राइट, क्योंकि तभी आपको याद रहेगा। तो पोषण अभियान में बेनिफिट्स क्या हैं, क्या उसका प्रिंसिपल है, और क्या फ़ायदे उससे मिल रहे हैं, और अगर उसमें शॉर्टकमिंग्स है तो व्हाट ऑल शॉर्टकमिंग्स आर देयर। ओके, नाउ दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग द टैक्स। तो ये पूरा कंक्लूड समराइज़ कर देता हूँ कि ये पूरा ये कह रहे हैं कि कोरोना में, ड्यूरिंग द कोरोना टाइम्स, जहाँ पे कि काफ़ी नौकरियाँ गई, वहीं सेम टाइम पे जो रिच थे वो और अमीर बने, एंड इस टाइम पे भी जो सेंसेक्स हैं वो ऑल टाइम हाई पे पहुँच गया है। सो इसी को ध्यान में रखते हुए जो 1961 का इनकम टैक्स एक्ट है उसको रिवाइज करने की आवश्यकता है, एंड उसके लिए कमिटीज़ भी बनी है, पुराने अखिलेश रंजन टास्क फोर्स, ये बस आप याद रखिएगा। द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द अखिलेश रंजन टास्क फोर्स और रीराइट द इनकम टैक्स एक्ट, और ये रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास है, और लेकिन अभी पब्लिक नहीं किया गया है। नाउ टाइम पे इसमें कई चीज़ों के बारे में उठते रहा है, इनहेरिटेंस टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, अलग अलग पॉइंट्स उठते रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस टैक्स लॉस में किए जा सकते हैं। और एक तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी जो है वो लाया गया, वो तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। नाउ क्वेश्चन इज़ कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनमें क्या बदलाव करने के प्रपोजल्स दिए गए हैं डिफरेंट कमिटीज़ के द्वारा में, दैट यू राइट इन टू द कमेंट्स। एक दो तो मैंने आपको बताया कि इनहेरिटेंस टैक्स का है कि आप अगर बिजनेसमैन है, इनहेरिट कर रहा है अपने फादर्स या पेरेंट्स से, तो उसको उसमें टैक्स देना पड़े। तो इस तरीके के कई चीज़ें हैं जो जिस पे डिस्कशन होता है। सो यू राइट इनटू द कमेंट्स कि क्या क्या प्रपोजल हो सकते हैं जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें। ओके, नेक्स्ट है आपका ब्रिटेन से। सो वी ऑल नो यूनाइटेड किंगडम, ब्रेक्सिट के बारे में हम बार बार बात करते रहते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन जो है उसमें जो है एक और क्वेश्चन है, ये आप ज़रूर बताइए कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और ब्रिटेन में क्या डिफरेंस है। 3 टर्म से नोट कर लीजिए, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और इंग्लैंड, ये जो तीनों हैं इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ, और ये पता भी होना चाहिए। तो आप बताएंगे कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर क्या आता है, और ब्रिटेन के अंदर क्या आता है, और इंग्लैंड के अंदर क्या आता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इसके प्राइम मिनिस्टर है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, वो रिपब्लिक डे के लिए जो 26 जनवरी है आने वाला 2021 में,
उस पे मेन गेस्ट हो सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने कंफर्म भी किया है। सो एंड जब वो विजिट होगी, सो इंडिया विल ट्राई टू हैव अ ट्रेड एग्रीमेंट ऑल्सो, सम काइंड ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट विद दैम। एंड देन इंग्लैंड जो है वो P5 का मेंबर है, P5 का इंपॉर्टेंट मेंबर है, जो सिक्योरिटी काउंसिल का है। ब्रिटेन इज़ द मेंबर। एंड जो ब्रिटिश है वो इंडिया को सपोर्ट भी करते रहते हैं कई ऐसे इश्यूज़ में। सो इंडिया और ब्रिटेन का जो फ्रेंडशिप है या रिलेशंस है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसी के पर्सपेक्टिव से हमें देखना है इसको। एंड इसमें अपडेट मैंने आपको बता ही दिया कि 26 जनवरी को ही विल बी द मेन गेस्ट। एंड देन ड्यूरिंग दैट मीटिंग जो एग्रीमेंट्स वगैरह है वो भी हो सकता है हो जाए। एंड आई हैव ऑलरेडी आस्क यू क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा जो मैंने पूछा अभी। ओके। एंड डिफेंस सेक्टर में अलग अलग है, इसमें डिफेंस सेक्टर में भी कई डील्स होंगी, लेकिन जब वो होगी तो देन हम डिस्कस करेंगे। अभी तो वो कर रहे हैं, सिर्फ प्लान कर रहे हैं। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, स्टेल्थ फ्रिजेट हिमगिरी। तो इसमें फ्रिजेट जो है वो बनाया, हिमगिरी है उसका नाम, और ये बनाया है गार्डन रिसर्च ने। तो अलग अलग टाइप के शिप्स होते हैं, कुछ तो वॉरशिप होते हैं जो कि उसमें इस्तेमाल होते हैं, और कुछ होते हैं इस टाइप के जो कि जो मेन शिप्स को एस्कॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं, जो मैरीटाइम एक्सरसाइज होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो न्यूज़ राइट नाउ इज हिमगिरी क्या है, वो 3 स्टेल्थ फ्रिजेट्स हैं जो कि बनाया गया है। और कहाँ पे बनाया गया है? कोलकाता में वो एरिया है जहाँ पे ये बन रहे हैं। सो दिस यू शुड रिमेंबर। ओके, ये हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए है। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ रिगार्डिंग द MP लेड फंड्स। जो हर MPs हैं उनको पैसा मिलता है उन अपने जो लोकल एरिया है उसके डेवलपमेंट के लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना वो जो फंड है वो बंद हो गया है। नाउ यू टेल मी, ये कमेंट्स बताइए कि जो MP फंड है और MLA फंड है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविज़न है या कोई स्टैचुरी प्रोविज़न है इसका? दैट यू राइट, क्या ऐसा कोई कानून है या सब भारत के संविधान में ये है कि जो MP है उनके MLA है? ये MP लेट्स फंड के बारे में कहाँ पे मेंशन है? दैट यू राइट इनटू द कमेंट्स कि कहाँ पे आपने देखा है इसको। ओके, ये 2 योजनाएं हैं, आपको पता होना चाहिए। आई एम श्योर आपको पता भी होगा। जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, देखिए अलग अलग, क्योंकि अभी दिस इज़ द टाइम जहाँ पे काफ़ी बीमारियाँ और कोरोना वगैरह है, तो दे आर फ्यू थिंग्स जो आपको पता होना चाहिए। नेशनल हेल्थ एजेंसी इज़ देयर, एंड देन एक आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये इम्पोर्टेंट योजना है। तो इस योजना में अलग अलग चीज़ें इंक्लूडेड है। काफ़ी मतलब आपको जो गरीब लोग हैं उनको काफ़ी जो सहूलियत इसमें मिलती है। तो यू राइट इनटू द कमेंट्स कि ये जो योजना है, इस योजना के तहत क्या क्या चीज़ें कवर्ड है। जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का, ये इसके अंदर क्या क्या कवर्ड है, दैट यू राइट टू द कमेंट्स। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप इसको कैसे देखेंगे। तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि जो मिनिस्ट्री होती है, कंसर्न मिनिस्ट्री, उसकी वेबसाइट पर जाइए, आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। और जब भी आप रेडी करिए, अगर इफ़ यू आर राइटिंग एनी आंसर, तो सबसे क्रेडिबल होता है, ठीक है, आप गूगल करो, बट देन आप उसकी वेबसाइट पे भी जाओ उस मिनिस्ट्री के, और जो भी इंपॉर्टेंट योजना होती है उसको ज़रूर अपने नोट्स में डाल दीजिए। और ऐसे अभी जैसे ये न्यूज़ में आया, तो इस न्यूज़ में से डेटा आता है फॉर एग्जांपल, तो इस डेटा को आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि दिस इज़ द डायनेमिक पार्ट। एंड व्हाट इज स्टैटिक पार्ट, व्हाट द क्वेश्चन आई हैव आस्क यू। और डायनेमिक पार्ट क्या है? डायनेमिक पार्ट आपके हरदम चेंज होते रहता है। तो न्यूज़पेपर से आपको डायनेमिक पार्ट मिलेगा कि ओके इतना परसेंटेज इसमें यूज़ हो रहा है, या जो भी डायनेमिक डेटा है दैट यू टेक फ्रॉम द न्यूज़पेपर। बट स्टैटिक डेटा यू शुड हैव इन योर नोट्स, वो आप उसको रेगुलरली उसको अपडेट करते रहिए, जो भी नई पॉलिसीज़ या नया वो आता है। ओके, देन छोटे छोटे 2-3 न्यूज़ हैं। ये है, दिस इज़ वेरी, ये ब्रिटिश स्पाई थ्रिलर है। जॉन ले कैरे 89 ईयर्स के थे, और इन्होंने कई इंपॉर्टेंट जो है नॉवेल्स वगैरह लिखे हैं। इसमें द स्पाई हु केम इन फ्रॉम द कोल्ड, बहुत ही अच्छी नॉवल है ये, द स्पाई हु केम इन फ्रॉम द कोल्ड, उसके राइटर थे ये। और इनकी डेथ हो गई। ये ब्रिटिश राइटर थे, और ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर भी थे। ये एक नॉवलिस्ट भी थे, साथ साथ में ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर भी थे। टिंकर टेलर शोल्डर स्पाई,
ये टेलीविज़न इसकी सीरीज़ भी बनी थी, बहुत ही फेमस ये था। एंड और इसके ऑस्कर वगैरह भी इस पे मिले हैं। और मैंने पूछा भी था एक दिन क्वेश्चन कि ब्रिटिश जो इंटेलिजेंस एजेंसी है क्या है, तो MI6 उसका नाम है, ये पूछा भी था मैंने आपसे। यहाँ पे यू कैन सी ओवरसीज स्पाइस एजेंसी MI6। ओके, सो ये आपको ध्यान रहे। एंड आपको इसमें इंटरेस्ट है इंटेलिजेंस वगैरह चीज़ों में, तो यू कैन रीड दिस नॉवल ऑल्सो। ये आपको मिल भी जाएगी, सेकेंड हैंड भी मिल जाएगी कहीं पे, या फर्स्ट हैंड ऑल्सो। इफ़ यू वांट यू कैन रीड दिस, बट वेरी इंटरेस्टिंग। अगर इंटरेस्ट वगैरह है तो आप पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। ओके, एंड आई एम श्योर यू नो अबाउट द साइबर अटैक। साइबर अटैक के बारे में, साइबर सिक्योरिटी और साइबर अटैक, ये आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो बेसिकली इट्स इंटर साइबर वर्ल्ड, कंप्यूटर वर्ल्ड, इंटरनेट से जो रिलेटेड है, उसमें आपका जो ब्रीच होता है, दैट्स अ काइंड ऑफ साइबर अटैक। वो हुआ है इस टाइम। इस समय कौन है उसका विक्टिम? द विक्टिम इज़ US, एंड जो परपेट्रेटर्स हैं वो रशियन है। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आपको नज़र रहे। और बिकॉज Russia is very experts. The Russian hackers are very experts in this hacking and in cyber attacks. Okay. Now एक ये लिस्ट है, दिस इज रिगार्डिंग द US। ये सूडान लिस्ट है। सूडान को टेरर लिस्ट अमेरिका ने बाहर कर दिया है। तो मैंने भी बताया था कि वी ऑल नो दैट सूडान और जो इजराइल है, इन्होंने डील किया है टू हैव फॉर्मर डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो उसके बाद में ये हो गया था कि नॉर्मलाइज, जब उन्होंने कहा है कि दे विल नॉर्मलाइज द रिलेशन विद इजराइल, तो उसको हटा दिया। किससे हटा दिया? टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये मैंने बताया भी कई बार कि एक लिंक है, अमेरिका है, इजराइल है, एंड देन ये अरब कंट्रीज़ थे। नाउ ये अरब इस्लामिक कंट्रीज़ जो अमेरिका के हिसाब से चल रहे हैं, तो उनको वो US मदद करता है। तो इस सेंस में इजराइल के साथ रिलेशन इन्होंने अच्छा किया, तो ऑटोमेटिकली अमेरिका के साथ में रिलेशन उनका अच्छा हो गया सूडान का। तो ये आपको कनेक्ट पता होना चाहिए हरदम। ओके, ये है, दिस इज रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में ये है कि जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, CII, उन्होंने नेक्स्ट ईयर के बजट के लिए अपने कुछ व्यू पॉइंट दिए हैं। अब इस व्यू पॉइंट में 2-3 चीज़ें कही हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो ये कहा है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो करने की आवश्यकता है। नाउ व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या पब्लिक सेक्टर एसेट्स हैं, उनको बेचने की बात कह रहे हैं, जिससे कि पैसा मिले। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दोनों ही चीज़ें हैं। जो पब्लिक है वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ तुरंत हो जाते हैं, खासकर बैंक्स वगैरह में, क्योंकि उनको डर होता है कि उनकी नौकरियां चली जाएगी अगर प्राइवेट हो जाएगा। बट गवर्नमेंट को पैसा भी चाहिए, तो गवर्नमेंट अपना स्टेक्स बेच के ही पैसा रेज कर सकती है। सो इसके लिए रेकमेंड किया है। और एक्सपेंडिचर के लिए कहा है कि गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर इन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर एंड सस्टेनेबिलिटी। मतलब इसमें जो है वो करना चाहिए, इंडिया को एक्सपेंडिचर स्पेंड करना चाहिए। सो लेट्स सी ये कैसे होता है, बिकॉज अगेन इकोनॉमी जो है बिकॉज ऑफ द कोरोना दैट हैज़ बिन हिट। सो कैसे पैसा रेज होगा, तो ये अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं कैसे होता है। ओके, सो दिस इज़ वन पार्ट। नाउ हियर एक है, क्रिसिल ने ये कहा है कि इंडिया की GDP जो है 7.7% ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी। हमें याद है कि इंडिया का जो RBI का जो एस्टिमेट था 7.5% का था, क्रिसिल ने कहा 7.7%। ना क्वेश्चन इज व्हाट इज़ क्रिसिल? एक क्रेडिट रेटिंग टाइप एजेंसी है, बट व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली दैट यू राइट टू द कमेंट। और इसी की तरीके से बाकी कौन सी हैं, तो वो आप बताएंगे। GST का इशू वी ऑल नो कि इस साल जो GST कंपनसेशन है या GST जो रेज है वो स्टेट्स उतना नहीं कर पाए हैं,
एंड सो बिकॉज ऑफ दैट जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बोरो करके स्टेट्स को दे रहा है। और ये जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है उसमें डिसाइड हुआ था। जीएसटी काउंसिल क्या है, वो जीएसटी एक्ट जो था उसके बाद ये आया था, और जीएसटी काउंसिल्स में ये डिसाइड हुआ था कि फॉर दिस ईयर द सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंपनसेट। सो दैट्स रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपको ध्यान रहे कि जो जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनका आंसर्स ज़रूर करें। देख रहा हूँ कई लोग अपना उसमें आंसर कर रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड। जो आप आंसर करते हैं उसके लिए आप पढ़ते भी हैं। सो दैट्स हाउ यू लर्न। सिर्फ सुनने से तो आपको जो लिखा है उतना पार्ट ही आप आधे घंटे 40 मिनट्स में उतना पार्ट ही जान पाएंगे, बट 30 मिनट्स में आप सारी चीज़ें कवर करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटिक्स टू इकोनॉमिक्स टू सोशल साइंस टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें आप सुनते हैं। लेकिन उसके बाद जो 1-2 घंटे आप अगर 1 घंटे भी जो होमवर्क है आपका उस पर अगर आप काम करते हैं, आधे घंटे भी अगर आप देते हैं उसको करने के लिए, इवन इन शॉर्ट्स इफ़ यू राइट योर आंसर, शॉर्ट में भी अगर आंसर लिखते हैं तो आपकी लर्निंग 10 टाइम्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल आज का जो आप क्वेश्चन करेंगे, जैसे जो मैंने पूछा ब्रिटेन, यूके और इंग्लैंड में क्या डिफरेंस है, वो जनरल नॉलेज में भी आपको हेल्प करेगा और इन जनरल भी लाइफ में हेल्प करेगा, क्योंकि ये कहीं पे भी आप जा रहे हैं तो ये डिस्कशन आपको होगा। नॉट नेसेसरली आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पर जनरल में भी आपको ये पता होना चाहिए। तो आप इजीली उस आंसर्स को फाइंड आउट करिए एंड राइट इनटू द कमेंट्स कि ये है। कमेंट्स में लिखने से क्या होगा, लिखने से ये होगा कि यू विल रिमेंबर इट। एंड इफ़ यू कांट टाइप, अगर आपको टाइप करने में थोड़ी दिक्कत होती है, देन यू कैन यूज़ गूगल वॉइस। कमेंट्स में जब आप जाए तो वहाँ पे गूगल वॉइस का इस्तेमाल करके बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें वो टाइप हो जाएगा। तो आप वो भी कर सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा आलसी टाइप हैं तो आप गूगल वॉइस का भी यू कैन यूज़ दैट। एंड अदरवाइज एंड यू कैन राइट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या नोटपैड में गूगल वॉइस का इस्तेमाल करके आप वॉइस कमांड दे के आप वो लिख देगा, लिख के आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। और अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट इनटू कॉपी, अपने कॉपी में ज़रूर उसको लिखिए एंड देन यू कैन मेंशन इट टू द कमेंट्स कि आपने कॉपी में अपने जो ये आंसर्स हैं उसको आपने कॉपी में लिख लिया है, और उसके कुछ जो आंसर्स हैं जो आपको लग रहे हैं आप कमेंट्स में लिखना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट्स में आप लिखिए। सो ये एक्सरसाइज ज़रूर करते रहिए, क्योंकि जितना आप पढ़ रहे हैं आधे घंटे में जितना सुन रहे हैं उससे 4 गुना फ़ायदा आपको आंसर्स लिखने से होगा। दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस रेगुलरली, और ये हर तरीके से आपको हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स एंड न्यूज़ एनालिसिस। थैंक यू, गुड बाय।